हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आशुतोष सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज का जो विषय है वो क्रांतिकारी आंदोलन जो विदेशों में चलाया गया था उसके बारे में चर्चा की जाएगी। और दूसरा जो हेडिंग होगा, जो दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक होगा वो बंगाल विभाजन होगा। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, मैंने जो आपको बताया था वो उग्रवाद के बारे में बताया था, या आप कह सकते हैं कि नवराष्ट्रवाद है। और उसके साथ साथ क्रांतिकारी आंदोलन के पहले चरण के बारे में आपको बता दिया गया था। लेकिन आज जो चर्चा होगी वो क्रांतिकारी आंदोलन जो विदेशों में हुए हैं, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो आपका सिंगापुर हो, चाहे आपका पेरिस हो, तो उन पर हम चर्चा करेंगे। और दूसरा जो महत्वपूर्ण विषय है, जो महत्वपूर्ण हेडिंग होगी वो बंगाल विभाजन। और हम आशा करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को जरूर पसंद करेंगे, जरूर देखेंगे। तो आइए हम इस पर चर्चा करते हैं। क्रांतिकारी आंदोलन जो हुए हैं विदेशों में उसके बारे में। तो जो पहली हेडिंग होगी, विदेशों में क्रांतिकारी गतिविधियां। तो जैसे जो पहली हेडिंग हमने आपको यहां पर लिखा है, विदेशों में क्रांतिकारी गतिविधियां, अर्थात ये जो क्रांतिकारी हमारे थे वो भारत में ना रह करके विदेशों में जाकर के क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम तक पहुंचा रहे थे। अब इसमें सबसे पहले जो आपको जानना होगा कि ऐसी क्या बड़ी वजह थी कि जो हमारे क्रांतिकारी भारत में ना रह करके बल्कि विदेशों में जाकर के क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम तक पहुंचाते थे। तो उसके क्या अपने कारण थे, तो आप बता सकते हैं कि जैसे मैंने बताया था कि जो क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण था, जब भारत में शुरुआत उसकी हुई है, तो ब्रिटिश शासन ने बहुत ही खतरनाक अधिनियम के द्वारा क्रांतिकारी गतिविधियों को या राष्ट्रवादी गतिविधियों को कुचलने का प्रयास किया था। और वैसे भी ब्रिटिश शासन में कानून बनाना उनके लिए बहुत ही आसान होता था, क्योंकि उनकी जवाबदेही जो होती थी वो उतनी बेहतर तरीके से जनता के प्रति नहीं होती थी, और वो सुबह शाम जब चाहते तब वो कानून का निर्माण कर सकते थे। तो आतंकवाद विरोधी अधिनियमों की वजह से भारत में जो नौजवान थे, हमारे जो क्रांतिकारी थे, उनका रहना बहुत ही मुश्किल हो गया था। तो उस अधिनियम से बचने के लिए हमारे जो नौजवान थे, जो हमारे क्रांतिकारी थे, वो धीरे धीरे विदेशों की ओर पलायन कर गए। तो विदेशों की ओर पलायन करने का सबसे बड़ी जो वजह है, आप बताएंगे कि आतंकवाद विरोधी अधिनियम के द्वारा उससे बचने के लिए भारत में रहना मुश्किल हो गया था, इसलिए लोग दूसरे देशों में चले गए थे। तो कोई जर्मनी गया, कोई जापान गया, या कोई पेरिस गया, कोई जिनेवा गया, कोई लंदन गया। तो तमाम सारे क्रांतिकारी इधर से उधर दूसरे देशों की ओर पलायन कर गए थे। तो उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, इसमें जैसे कहाँ कहाँ पर विदेशों में क्रांतिकारी गतिविधियाँ हुई हैं, तो जैसे लंदन हो गया, मतलब ब्रिटेन, लंदन है। उसके बाद जैसे मान लीजिए पेरिस है, और साथ में आप एक और शहर है जिनेवा है। और उसके बाद जैसे अमेरिका है, कनाडा है, सिंगापुर है। तो ये तमाम ऐसे स्थान है जहां पर हमारे भारतीय क्रांतिकारियों ने अपने राष्ट्रवादी विचारधारा को फैलाने का या क्रांतिकारी विचारधारा को फैलाने का प्रयास किया था। अब जैसे लंदन में सबसे पहले कौन सी संस्था स्थापित की गई थी, तो आप बता सकते हैं कि भारत से बाहर स्थापित जो पहली संस्था थी उसका नाम था होम रूल सोसाइटी होम रूल सोसाइटी। तो होम रूल सोसाइटी की स्थापना लंदन में
लंदन में श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा 1905 में की गई थी। इसको एक और नाम से जानते हैं, जैसे होम रूल सोसाइटी का जो नाम था वो एक और नाम से जाना जाता था, इंडिया हाउस कह सकते हैं, इंडिया हाउस। और इस संस्था से जुड़े हुए जो प्रमुख क्रांतिकारी थे, जैसे श्याम जी कृष्ण वर्मा तो हो ही गए, ये 1897 में भारत छोड़ करके लंदन गए थे। और लंदन में जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने एक माहौल तैयार किया और 1905 में लंदन में ही होम रूल सोसाइटी की स्थापना की, जिसे हम लोग इंडिया हाउस के नाम से जानते हैं। इसका प्रमुख लक्ष्य क्या था? जैसे अगर पूछा जाए कि होम रूल सोसाइटी का प्रमुख लक्ष्य क्या था, तो आप बता सकते हैं कि हथियारों के द्वारा या शस्त्रों के द्वारा स्वराज स्थापित करने का प्रयास इस संस्था के द्वारा किया गया था। और इसके जो प्रमुख क्रांतिकारी थे, जैसे श्याम जी कृष्ण वर्मा तो है ही, इसमें लाला हरदयाल का भी नाम आप जोड़ सकते हैं, लाला हरदयाल हो गए। और उसके बाद बीडी सावरकर हो गए, बीडी सावरकर हो गए। और इसके साथ साथ जैसे बीडी सावरकर के साथ साथ मदन लाल धिंगरा का नाम सुना होगा, तो मदन लाल धिंगरा हो गए। तो इन लोगों ने इंडिया हाउस से अपने आप को जोड़ने का प्रयास किया था। और इसी संस्था के द्वारा, इंडिया हाउस की संस्था के द्वारा, इन लोगों ने सोशियोलॉजिस्ट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन भी किया था। तो वो समाचार जो पत्र होता था वो राष्ट्रीय विचारधारा से उत्प्रोत होता था और उसमें लोग पढ़ते थे, जुड़ते थे और ब्रिटिश अधिकारियों पर दबाव बनाते थे। और जो भी प्रवासी भारतीय होते थे उनको ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने का प्रयास इस संस्था के माध्यम से किया जाता था। और इसमें जो मदन लाल धिंगरा थे, तो इनके बारे में बताया गया है कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए भारत से लंदन में गए हुए थे। और उसी समय भारत सचिव का एक राजनीतिक सलाहकार था, भारत सचिव का, उस समय भारत के जो सचिव थे वो लॉर्ड मार्ले थे। तो भारत सचिव का सलाहकार था, राजनीतिक सलाहकार, उसका नाम था विलियम हट कर्जन वाइली। तो विलियम हट कर्जन वाइली की हत्या 1 जुलाई 1909 को मदन लाल धिंगरा के द्वारा की गई थी। तो जैसे पूछा जाता है कि विलियम हट कर्जन वाइली की हत्या किसके द्वारा की गई थी, तो आप बताएंगे मदन लाल धिंगरा के द्वारा की गई थी। कालांतर में मुकदमा चला करके मदन लाल धिंगरा को फांसी की सजा हुई थी। और जब इनको फांसी हुई थी तो उन्होंने कहा था कि मैं एक गरीब व्यक्ति हूँ, अर्थात मुझे भारत माता को देने के लिए कुछ भी मेरे पास नहीं है, ना मेरे पास योग्यता है, ना मेरे पास धन है, मेरे पास सिर्फ रक्त था या खून था और मैंने अपने भारत माता को उस खून को ही चढ़ा दिया था। और उन्होंने ये भी कहा था कि बार बार मेरा भारत में ही जन्म हो और मैं अपने भारत माता को आज़ाद करने के लिए, अपने बलिदान के लिए हमेशा हम आगे आते रहें। तो ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिनका ये अपना खुद का मानना था कि मतलब आपके पास जो भी हो वो आप अपने देश को न्यौछावर कर सकते हैं। तो ये थे मदन लाल धिंगरा, जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए लंदन में गए थे, लेकिन वो होम रूल सोसाइटी से, इंडिया होम रूल सोसाइटी से ये जुड़ गए थे। तो इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा 1905 में की गई थी। जब इनको फांसी की सज़ा हो गई तो दबाव पड़ा और फिर उसके बाद जो बीडी सावरकर थे, इनको नासिक षड्यंत्र
केस के नाम से, क्योंकि पहले से ही मुकदमा चल रहा था, नासिक षड्यंत्र केस के अंतर्गत इनको भारत में आने के लिए भेज दिया गया था और मोरियो नामक जहाज़ से ये आ रहे थे और एक बार इस जहाज़ से कूद भी गए थे, लेकिन बाद में पकड़ करके इनको काला पानी की सज़ा दी गई थी। काला पानी की सज़ा इनको भारत में दिया गया था। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास एक सेलुलर जेल होता था, तो वहाँ पर इन्हें ये सज़ा दिया गया था। तो बी डी सावरकर लंदन से पकड़े गए थे नासिक षड्यंत्र केस के द्वारा। तो लंदन में ये पहली भारतीय क्रांतिकारी संस्था जो स्थापित की गई थी भारत से बाहर, उसका नाम था होम रूल सोसाइटी। इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 में की गई थी। अब उसके बाद जैसे पेरिस में भी कुछ क्रांतिकारी गतिविधियाँ, राष्ट्रवादी गतिविधियाँ चली हैं। पेरिस कह सकते हैं, जिनेवा कह सकते हैं। तो जिनेवा जो है वो स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड, और जो पेरिस है ये फ्रांस की राजधानी है। और हमने पहले बता दिया था कि जब हमारे क्रांतिकारी भारत से बाहर गए तो तमाम लोग यूरोपियन कंट्री में गए या अमेरिकन कंट्री में गए, और पेरिस में जाने वाली जो थी एक महिला थी, उनका नाम था मैडम भीखाजी कामा। मैडम भीखाजी कामा, मैडम भीखाजी कामा जो थी वो मुंबई में रहती थी और एक पारसी महिला थी। ये दादा भाई नौरोजी की सचिव भी रह चुकी हैं, निजी सचिव थी दादा भाई नौरोजी की। और इन्होंने, ऐसा कहा गया है कि भारतीय स्वतंत्रता की आवाज़ को बुलंद करने के लिए या भारतीय स्वतंत्रता की बात को पहुंचाने के लिए इन्होंने भारत को छोड़ दिया और ये यूरोप के विभिन्न देशों में गई, अमेरिका में भी गई थी। तो जहाँ जहाँ पर ये जाती थी वो भारत की स्वतंत्रता के लिए आवाज़ उठाती थी और यहाँ की जो नियम कानून होते थे उन सारे शासन प्रणाली को दूसरे देशों के सम्मुख ये रखती थी, अपने विचार को प्रकट करती थी, चाहे वो समाचार पत्र के माध्यम से हो या संस्थाओं के माध्यम से हो। तो भारत में जो भी गतिविधियां चलती थी तो उसको बाहर तक ले जाने का एक सफल प्रयास मैडम भीखाजी कामा के द्वारा किया गया था। और ये भारत 1902 में छोड़ करके गई थी। इन्हें भारतीय क्रांति की माँ भी कहा जाता है। भारतीय क्रांति की माँ भी कहते हैं। भारतीय क्रांति की माँ अगर पूछा जाए तो आप बताइएगा मैडम भीखाजी कामा है। और इन्होंने 1907 में जर्मनी में एक जगह है, उसका नाम है स्टुटगार्ट। तो स्टुटगार्ट में दूसरा समाजवादी कांग्रेस सम्मेलन चल रहा था। तो जर्मनी में जो दूसरा समाजवादी कांग्रेस सम्मेलन चल रहा था तो उसमें भारत की ओर से प्रतिनिधि करने वाली जो प्रथम भारतीय थी वो मैडम भीखाजी कामा थी। और वहाँ पर ये भारत की ओर से प्रतिनिधित्व भी किया, जोरदार भाषण भी दिया था, अपने विचार भी वहाँ पर प्रकट किए थे। और वहीं पर जर्मनी के स्टुटगार्ट में ही इन्होंने पहली बार अपना तिरंगा झंडा 1907 में फहराया था। जर्मनी के स्टुटगार्ट में इन्होंने तिरंगा झंडा फहराया था। तो ये क्वेश्चन आता है कि तिरंगा झंडा फहराने वाला या फहराने वाली पहली व्यक्ति कौन है, तो भारतीय क्रांति की मां मैडम भीखाजी कामा है। और ये जो तिरंगा झंडा था वो लाल हरा और तीसरा जो कलर था वो पीला था। तो लाल, हरा, पीला, ये 3 कलर का पहले तिरंगा झंडा होता था और इसको फहराने का जो क्रेडिट दिया जाता है वो मैडम भीखाजी कामा के द्वारा दिया जाता है। और जिनेवा में मैडम भीखाजी कामा ने वंदे मातरम क्रांतिकारी समाचार पत्र का प्रकाशन भी किया था। तो वहाँ पर राष्ट्रवादी या राजनीतिक विचारधारा को इस पत्र के माध्यम से इन्होंने फैलाया था और भारतीय प्रवासियों को जोड़ने का एक सफल प्रयास किया गया था। तो पेरिस में और जिनेवा में भारतीय
परंपरा को या भारतीय शासन प्रणाली को लोगों के सामने जो प्रस्तुत किया गया है, राष्ट्रवाद की भावना को जो भरने का एक प्रयास किया गया था, वो क्रेडिट किसे दिया जाता है? तो मैडम भीकाजी कामा को दिया जाता है। और ये पहली ऐसी महिला या पहले ऐसी भारतीय हैं जो जर्मनी में दूसरा समाजवादी कांग्रेस सम्मेलन हो रहा था, तो उसमें इन्होंने भारत की ओर से प्रतिनिधित्व भी किया था। तिरंगा झंडा फहराने का भी ये सफल प्रयास इनके द्वारा किया गया था। तो लंदन में और जर्मनी में जिनेवा और पेरिस की जो गतिविधियाँ थी, इसको आपने पढ़ लिया। अब उसके बाद फिर जैसे जर्मनी में भी कुछ हमारे क्रांतिकारी थे जो भारतीय विचारधारा को यहाँ पर लेकर के गए थे, और जर्मनी के विदेश मंत्रालय के सहयोग से वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय लाला हरदयाल के साथ साथ भूपेंद्र नाथ दत्त ने 1915 में बर्लिन कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंट नामक संस्था की स्थापना की थी। तो जैसे अगर कभी पूछा जाए कि जर्मनी में किस किस भारतीयों के द्वारा विदेश मंत्रालय के सहयोग से और किसने किसने इस संस्था की स्थापना की थी, तो आप बताएंगे वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, लाला हरदयाल, भूपेंद्र नाथ दत्त, और उसका जो संस्था था उसका नाम था बर्लिन कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंट। इसका पूरा नाम था बर्लिन कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंट, और इसकी स्थापना जर्मनी के बर्लिन में की गई थी। और इस संस्था के माध्यम से ब्रिटिश अधिकारियों पर दबाव बनाया गया था, भारतीय विचारधारा को आगे ले जाया गया था और भारतीय प्रवासियों को जर्मनी के सहयोग से जोड़ने का प्रयास किया गया था। तो राजनीतिक विचारधारा या राष्ट्रवादी विचारधारा अगर बर्लिन में या जर्मनी में लोगों के बीच में आई है, तो उसमें संस्था का एक बड़ा अपना योगदान माना जाता है। तो ये जर्मनी की बात हो गई। अब उसके बाद जैसे अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, तो यहाँ पर भी बहुत सारे भारतीय थे जो यहाँ से इंडिया से होते हुए अमेरिका गए थे, कनाडा गए थे। तो इसमें कुछ नौकरी करने के लिए गए, कुछ व्यापार करने के लिए गए थे, कुछ मजदूरी करने के लिए गए थे। तो वहाँ पर कनाडा में, अमेरिका में जो गए थे, तो उसमें सबसे ज़्यादा संख्या जो थी वो सिखों की थी, और उसमें लगभग 50,000 लोग कनाडा में या अमेरिका में व्यापार या मजदूरी करने के सिलसिले में वहाँ पर गए थे। और अमेरिका में भी, कनाडा में भी सरकार जो थी वो अंग्रेज़ों की ही थी। तो अंग्रेज़ों ने हमारे भारतीय मजदूरों या भारतीय जो भी लोग थे वहाँ पर, उनके साथ भेदभाव किया जाता था, और हम लोग पहले से अंग्रेज़ों से नाराज़ चल रहे थे। तो जब अमेरिका या कनाडा के प्रवासी भारतीयों के साथ भेदभाव होना शुरू हुआ, तो वहीं पर हमारे कुछ ऐसे नौजवान थे जिन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों को या राष्ट्रवादी गतिविधियों को चलाने का एक प्रयास किया था। तो जैसे 1907 की बात है, और 1907 में प्रशांत महासागर के पश्चिमी तट पर रामनाथपुरी ने सर्कुलर आज़ादी नामक पत्र के द्वारा राष्ट्रवादी विचारधाराओं को
जोड़ने का प्रयास किया था। सर्कुलर आज़ादी जो ये समाचार पत्र होता था, इसमें तमाम सारी बातें लिखी होती थी जो भारतीयों को राजनीतिक चेतना से जोड़ती थी, राष्ट्रवादी चेतना से जोड़ती थी, जगाती थी। और प्रवासी भारतीय धीरे धीरे इस पर इकट्ठा होते थे और इसके विचारों को पढ़ते थे और पढ़ करके अंग्रेजों पर दबाव बनाने का प्रयास करते थे। तो चाहे कनाडा हो चाहे अमेरिका हो, वहाँ पर भी शासन जो था वो अंग्रेजों का ही था। जैसे तारकनाथ दास थे, तो तारकनाथ दास ने 1907 की बात है, इन्होंने भी एक अपना समाचार पत्र प्रकाशित किया था, उसका नाम था फ्री हिंदुस्तान। तो फ्री हिंदुस्तान, इसके माध्यम से भी भारतीय प्रवासियों को जोड़ने का एक सफल प्रयास किया था। तो ये जो दो समाचार पत्र थे वो राजनीतिक विचारधारा से ओतप्रोत थे और लोग इसको पढ़ करके कहीं न कहीं जो अंग्रेज अधिकारी होते थे उनकी हत्या का भी प्रयास किया जाता था, उन पर दबाव बनाया जाता था। और आपने सुना होगा कि कनाडा में जो भी हमारे भारतीय प्रवासी होते थे उसमें सिखों की संख्या सबसे अधिक होती थी। और अमेरिका में ही एक लाला हरदयाल का नाम सुना होगा, लाला हरदयाल। तो लाला हरदयाल ने ये पढ़ने के लिए गए थे और ये 1911 में अमेरिका के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के कैलिफोर्निया में एक विश्वविद्यालय होता था, उसका नाम था स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, तो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में ये छात्र थे, लेकिन इनका पढ़ने में मन नहीं लगा और फिर उसके बाद इन्होंने 1913 में अमेरिका के सान फ्रांसिस्को में आप लोगों ने पढ़ा होगा, सान फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की थी। तो अगर कभी पूछा जाए कि गदर पार्टी की स्थापना कब की गई थी, 1913 में, और इसके पथ प्रदर्शक या इसके जो मनीषी थे वो कौन थे, तो आप बताएंगे लाला हरदयाल थे। और लाला हरदयाल एक निर्वासित भारतीय थे और वहाँ पर पढ़ाई कर रहे थे स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में, जो कि कैलिफोर्निया में स्थित है। तो पढ़ाई का काम छोड़ करके और देश के गतिविधियों से ये अपने आप को जोड़ चुके थे और इन्हीं के प्रयासों से अमेरिका के सान फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे, प्रथम अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो प्रथम अध्यक्ष का नाम था सोहन सिंह भाकना। तो सोहन सिंह भाकना इसके जो थे प्रथम अध्यक्ष थे। और इस संस्था के माध्यम से गदर समाचार पत्र का भी प्रकाशन हुआ था। और गदर समाचार पत्र कई भाषाओं में प्रकाशित होता था, जैसे गुरमुखी में भी प्रकाशित होता था, अंग्रेजी में भी प्रकाशित होता था और उर्दू में भी प्रकाशित होता था। तो कई भाषाओं में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन है, तो आप बताएंगे गदर है। स्वाभाविक है कि कोई भी समाचार पत्र अगर कई भाषाओं में या कई लिपियों में प्रकाशित हो रहा है तो वहाँ पर पढ़ने वाले लोगों की संख्या कहीं न कहीं ज़्यादा ही रही होगी। और गदर पार्टी ने युगांतर सभा की स्थापना भी की थी। युगांतर सभा भी सान फ्रांसिस्को में ही स्थापित किया गया था। तो उत्तरी अमेरिका में युगांतर सभा, गदर समाचार पत्र या गदर पार्टी, ये सब जो थे वो भारतीय प्रवासियों को जोड़ते थे। और इस सभाओं में कहा जाता था कैसे हथियार चलाया जाए, कैसे भारत को आज़ाद किया जाए, कैसे अंग्रेज़ों के अत्याचार को कम किया जाए, और जो ब्रिटिश अधिकारी हैं जो भारतीयों पर अत्याचार कर रहे हैं उनकी हत्या कैसे की जाए। तो ये सब सारे जो विचार होते थे वो युगांतर सभा और गदर समाचार पत्र में प्रकाशित होते थे। इसमें कविताएं भी लिखी जाती थी और वो कविताएं जो होती थी वो देशभक्त की भावना से जुड़ी होती थी। तो चाहे कनाडा हो चाहे अमेरिका हो, वहाँ पर क्रांतिकारियों को जगाने का, भारतीय प्रवासियों को जगाने का और हिंदुस्तान के कल्चर की ओर मुड़ने का जो एक ज़बरदस्त प्रयास किया गया था, उसमें क्रेडिट जो दिया जाता है वो गदर पार्टी को दिया जाता है। और गदर पार्टी अगर आया है तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका कैलिफोर्निया के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले जो एक भारतीय सिख थे जो निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे थे, उनका नाम था लाला हरदयाल। और लाला हरदयाल ने इस पार्टी की स्थापना की थी और गदर पार्टी ने ही
कामागाटा मारू आंदोलन जब हुआ था, कामागाटा मारू में इनके लोगों ने बड़ी भूमिका अदा की थी। प्रथम विश्व युद्ध में भी कहीं न कहीं इन लोगों ने अपनी भावना को जगाने का एक सफल प्रयास किया था। तो ये तो बात हो गई कनाडा और अमेरिका की। अब उसके बाद जैसे और भी शहर है, काबुल है, तो काबुल में बात है 1915 की। तो 1915 में जर्मनी के सहयोग से हमारे एक भारतीय थे, उनका नाम था राजा महेंद्र प्रताप। राजा महेंद्र प्रताप जी ने काबुल में ही अंतरिम भारतीय सरकार की स्थापना की थी। अंतरिम भारतीय सरकार की स्थापना की। तो अगर कभी पूछा जाए कि पहला ऐसा व्यक्ति कौन था जिसने अस्थायी सरकार का गठन किया था विदेश में जाकर के काबुल में, तो आप बताएंगे उनका नाम था राजा महेंद्र प्रताप। और इसमें सहयोग किस देश के द्वारा किया गया था? जर्मनी के द्वारा किया गया था। ना सिर्फ इन्होंने सरकार बनाया, बल्कि राजा महेंद्र प्रताप इस सरकार के प्रथम राष्ट्रपति भी निर्वाचित किए गए। और उसके बाद फिर मंत्रिमंडल का गठन किया और प्रधानमंत्री इस सरकार का किसे बनाया था? तो इसके जो प्रधानमंत्री बनाए गए थे उनका नाम था बरकतुल्ला। बरकतुल्ला जो थे वो इसके प्रधानमंत्री थे, बरकतुल्ला। और जो वजीर थे वो इस मंत्रिमंडल में शामिल किए गए थे। तो पूरा मंत्रिमंडल का गठन किया गया था। तो देखिए, कभी पूछा जाए कि अस्थायी भारतीय सरकार का गठन करने वाला काबुल में या विदेश में पहला व्यक्ति कौन है? राजा महेंद्र प्रताप है। 1915 की बात है। ये राष्ट्रपति भी निर्वाचित कर लिए गए थे और जो प्रधानमंत्री बनाया गया था वो बरकतुल्ला को बनाया गया था। पूरा इन्होंने एक मंत्रिमंडल तैयार किया था और इस मंत्रिमंडल के द्वारा कुछ दिन सरकार चलाने में ये सफल हुए थे। और काबुल का जो उस समय नवाब था, तो काबुल या अफगानिस्तान का नवाब कह लीजिए, तो अफगानिस्तान के नवाब का नाम था अमनुल्ला। तो अमनुल्ला जो थे वो इस समय यहाँ के नवाब थे। तो इनके द्वारा सरकार का गठन किया गया था। अब उसके बाद जैसे बात है अफगानिस्तान ही समझ लीजिए, अफगानिस्तान और तुर्किस्तान। तो यहाँ पर हिजरत आंदोलन के कुछ क्रांतिकारी थे, मुसलमान थे। तो हिजरत आंदोलन के क्रांतिकारी जो थे वहाँ पर खुदाई सेना का गठन किया था। तुर्किस्तान में खुदाई सेना का गठन किया और ब्रिटिश सरकार को या अंग्रेज़ों को, विदेशी सरकार को कुचलने का प्रयास किया गया था। और इसके जो प्रमुख नेता थे खुदाई सेना के, उनका नाम था अबैदुल्ला सिंधी। अबैदुल्ला सिंधी के नेतृत्व में ये खुदाई सेना का गठन किया गया था। और आपने सुना होगा रेशमी रुमाल षड्यंत्र केस का जो मामला था, तो रेशमी रुमाल षड्यंत्र ये इसी से जुड़ा हुआ है, खुदाई सेना से, जो कि उबैदुल्ला सिंधी के द्वारा, मुल्ला उबैदुल्ला सिंधी के द्वारा इसको चलाया गया था। तो उसमें रेशम का रुमाल मिला हुआ था। तो रेशम के रुमाल में ये अपने विचार को लिखते थे और लोग एक दूसरे से दूसरे हाथों में पहुंचाने का प्रयास किए थे। तो ब्रिटिश अंग्रेज़ों को, मतलब ब्रिटिश अधिकारियों को एक ऐसा रुमाल मिला था जिसमें भारत की आज़ादी की बात की गई थी और भारत को क्रांतिकारी गतिविधियों से जोड़ने की बात की गई थी। तो उस रुमाल के माध्यम से लोग एक दूसरे के हाथों में पहुंचाते थे। लेकिन ये जो विचारधारा थी खुलने से पहले ही ब्रिटिश अधिकारियों के हाथ लग गई। तो खुदाई सेना का जो गठन किया गया था वो उबैदुल्ला सिंधी के द्वारा किया गया था। सिंगापुर में कुछ पंजाबी मुसलमान थे। ये 1915 की बात है। तो पंजाबी
मुसलमानों की सेना थी और जिसको पांचवी लाइट इन्फेंट्री बटालियन कह सकते हैं, बटालियन, और 36वीं सिख जो इन्फेंट्री बटालियन थी, तो इनके लोगों ने भी विरोध किया था, बटालियन के लोगों ने विरोध किया था सिंगापुर में। तो क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि सिंगापुर में 1915 में किन लोगों ने यहाँ पर विरोध किया था? तो पंजाबी मुसलमान की 5वीं लाइट इन्फेंट्री बटालियन जो थी इन लोगों ने, और 36वीं सिख इन्फेंट्री बटालियन के लोगों ने यहाँ पर विरोध किया था। तो चाहे सिंगापुर हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे तुर्किस्तान हो, चाहे जर्मनी हो, यहाँ पर हमारे जो क्रांतिकारी होते थे या जो हमारे सैनिक होते थे वो कुछ हद तक भारतीयों की विचारधारा को दूसरे देशों में फैलाने का, दबाव बनाने का, हत्या करने का प्रयास किया जाता था। तो कभी पूछा जाए कि भारत से पहले स्थापित मतलब भारत से बाहर स्थापित पहली बड़ी जो संस्था थी उसका क्या नाम था? तो इंडिया होम रूल सोसाइटी था। तो मैंने लंदन की भी बात कर दी, जर्मनी की भी बात की थी, कनाडा और अमेरिका की बात भी यहाँ पर किया गया था। तो ये तो जो पहली घटना थी, पहला जो टॉपिक था भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियाँ, इसको हमने बता दिया। अब दूसरा जो इसका भाग है वो और भी महत्वपूर्ण है, उस पर आइए हम लोग चर्चा करते हैं। तो बंगाल विभाजन के बारे में चर्चा की जाएगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको ध्यानपूर्वक आपको सुनना होगा। बंगाल विभाजन देखिए, ये बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में हुआ था। अब इसमें सबसे पहले जो देखने वाली बात है, जो सोचने वाली बात है कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि ब्रिटिश सरकार ने या ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने सबसे पहले बंगाल को ही तोड़ने का प्रयास क्यों किया था? तो उसके अपने कई मायने हैं। एक तो जैसे उन्होंने कहा था कि बंगाल एक बड़ा क्षेत्र है, बड़ा राज्य है, जहाँ पर शासन करना इतना आसान नहीं है। तो कुछ हद तक इनमें सत्यता है, लेकिन वास्तविक जो इसका कारण है, जो वास्तविक सच्चाई है, वो आप ये कह सकते हैं कि बंगाल को बांटना चाहते थे, चाहे वो धर्म के आधार पर हो, चाहे भाषा के आधार पर हो, अर्थात विभाजन के अंदर विभाजन करने का एक पूरा प्लान तैयार किया था। इनकी प्री प्लानिंग थी और जिस पर इन्होंने अपना असर भी दिखाया था और उसको बांटा भी था। तो बंगाल को बांटने के पीछे कई कारण आप कह सकते हैं। एक तो सबसे बड़ा कारण है कि भारतीय राष्ट्रवाद को, राजनीतिक चेतना को, उसको तोड़ने का प्रयास था। हिंदू मुस्लिम एकता को भी ये तोड़ना चाहते थे, भाषाई एकता को भी ये तोड़ना चाहते थे, क्योंकि आपको पता होगा कि उस समय जो भारत की राजधानी हुआ करती थी कोलकाता हुआ करता था, और कोलकाता ही बंगाल का एक अभिन्न अंग था। तो वहाँ पर चाहे शिक्षा हो, चाहे राष्ट्रवाद हो, चाहे कोई आंदोलन हो, चाहे कोई भी परिस्थितियाँ हो, तो उसमें सबसे पहले जो लोग जागरूक होते थे वो बंगाली लोग होते थे। और बंगाली लोगों की विचारों को, उनके प्रभाव को कुचलने के लिए बंगाल विभाजन करने का एक छिपा प्रहार इन लोगों ने किया था हम लोगों के ऊपर। तो बंगाल की उस समय आबादी जो थी, वो बंगाल की आबादी उस समय 8 करोड़ से भी अधिक थी। तो 8 करोड़ से अधिक बंगाल की आबादी थी। और कांग्रेस के अधिवेशन भी महत्वपूर्ण जो होते थे, अधिकतर वो बंगाल में ही होते थे, कोलकाता में ही होते थे। और उसमें उस समय बंगाल में जैसे आप कह सकते हैं कि भारत की 1/4 हिस्सा, भारत का 1/4 हिस्सा 25% वो कहाँ से बिलोंग करता था? तो बंगाल से बिलोंग करता था। और बंगाल में उस समय जैसे बिहार हो गया, बिहार भी शामिल था इसमें, उड़ीसा भी शामिल था, और आधुनिक जो बांग्लादेश है ये भी इसमें
शामिल था। तो ये एक बड़ा बंगाल था। मैंने पहले ही बता दिया कि भारत की कुल आबादी का 1/4% था, तो इसलिए इसको तोड़ने का प्रयास किया था। तो इसमें ये कहा गया, उन लोगों ने आर्गुमेंट दिया कि यहाँ पर शासन करना इतना आसान नहीं है, लेकिन इसका जो वास्तविक कारण है वो धर्म और भाषा के आधार पर तोड़ना चाहते थे। और बंगाल विभाजन का प्रस्ताव, बंगाल विभाजन का जो प्रस्ताव लाया गया था, उस समय बंगाल के जो गवर्नर थे उनका नाम था एंड्रूज फ्रेजर के द्वारा। तो एंड्रूज फ्रेजर ने बंगाल विभाजन के प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। और ये जो बंगाल विभाजन, ये किसके दिमाग की उपज है? तो विलियम बर्ड के दिमाग की ये उपज बताया जाता है। तो इसमें 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। प्रस्ताव किसने रखा था? एंड्रूज फ्रेजर ने रखा था, जो बंगाल के गवर्नर थे। और ये किसके दिमाग की उपज थी? विलियम बर्ड के दिमाग की उपज थी। और तीसरा आप कह सकते हैं कि उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो गवर्नर जनरल उस समय जो था उसका नाम था लॉर्ड कर्जन। और लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में ब्रिटिश सरकार जो था वो अपने उच्चतम बिंदु पर पहुंच चुका था, अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था। भारत का सबसे ज़्यादा आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक शोषण यदि किसी ने किया था तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। भारतीयों द्वारा सबसे कम पसंद किया जाने वाला गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन है। और लॉर्ड कर्जन ने भारत का सबसे अधिक आर्थिक शोषण किया, धर्म के नाम पर बंटवारा भी किया, और डिवाइड एंड रूल का जो खेल किया गया है वो भी किसकी देन है? तो लॉर्ड कर्जन की देन है। तो देखिए, इसमें हम लोग कह सकते हैं कि इसका विचार इनके दिमाग में कब आया था? तो 1903 से ही शुरुआत हो गया था, क्योंकि जैसे उस समय भारत का जो गृह सचिव था, उसका नाम था राइसले। तो राइसले ने अपना एक स्टेटमेंट दिया था। उसने कहा था कि बंगाल हमारे लिए खतरा है, बंगाल में राष्ट्रवादी राजनीतिक चेतना बहुत तेजी से बढ़ रही है और आने वाले समय में बंगाल हमारे लिए खतरनाक हो सकता है, इसलिए बंगाल को तोड़ना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि कांग्रेस के जो मोस्टली अधिवेशन होते थे वही होते थे, और भारत में चाहे सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो, चाहे राजा राम मोहन राय हो, चाहे विवेकानंद हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, तो वो सब बंगाल से बिलोंग करते थे। और बंगालियों में सबसे पहले राजनीतिक चेतना जागृत हुई थी और वो लोग जगाने का प्रयास करते थे। अर्थात राष्ट्रवाद का जो मूल केंद्र था वो बंगाल हुआ करता था। तो इसलिए इन्होंने जड़ परवार किया था, गहराई परवार किया था, और ये जानते थे कि अगर ये राष्ट्रवाद पनप गया, 1/4 जनसंख्या जाग गई, तो भारत में रह पाना बहुत ही मुश्किल है। तो इसलिए बंगाल की संख्या को, बंगाल की जागरूकता को, बंगाल की राजनीतिक चेतना को, बंगाल के समाज सुधार को देखते हुए इन्होंने 1903 में ही सोच लिया था कि आगे चल करके हम लोग बंगाल का विभाजन करेंगे। और बंगाल के विभाजन का निर्णय जो लिया गया था वो 20 जुलाई 1905 को तत्कालीन भारत के जो सचिव थे उन्होंने इस पर हस्ताक्षर किया, और 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की गई। निर्णय की घोषणा हुई, और जैसे ही इसका निर्णय लिया गया तो उसके कुछ दिनों बाद 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हाल में संपन्न एक बैठक में बहिष्कार प्रस्ताव तथा स्वदेशी आंदोलन के प्रस्ताव को पारित किया गया। तो देखिए, इसमें आपको 3 क्वेश्चन मिल जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कब हुई थी, उस पर भारत के सचिव ने कब हस्ताक्षर किया था, तो 20 जुलाई 1905 को। और इस बंगाल विभाजन को रोकने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना जो बैठक आयोजित किया था वो कहाँ पर किया था, तो 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल में
ये बैठक किया और इस बैठक में निर्णय लिया गया। एक तो ये कहा गया कि हम लोग बहिष्कार करेंगे अंग्रेजों का और विदेशी की जगह पर स्वदेशी आंदोलन लेकर के आएंगे, लेकिन वो अंग्रेज नहीं माने और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन की योजना को लागू कर दिया गया। योजना प्रभावी हो गई और बंगाल का बंटवारा कर दिया गया। बंगाल को 2 भागों में बांट दिया गया। तो आपसे अगर पूछा जाए कि बंगाल का जो विभाजन हुआ था उसको किस दिन को लागू किया गया था, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन की योजना प्रभावी हो गई और इस दिन को भारत के लोगों ने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने शोक दिवस के रूप में मनाया था। शोक दिवस के रूप में मनाया गया। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे राखी दिवस के रूप में मनाया था। राखी दिवस के रूप में मनाया गया। पूर्वी और पश्चिम बंगाल के लोगों ने एक दूसरे के हाथों में राखियां बांधी थी। उस दिन बंगाल के किसी घर में खाना नहीं बना, लोगों ने गंगा में स्नान किया, एक दूसरे के हाथों में राखी बांधी। स्वदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, स्वदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया, विदेशी विद्यालयों का, विदेशी अदालतों का, विदेशी संस्थाओं का बहिष्कार किया गया और उसकी जगह पर स्वदेशी संस्थाएं लाई गई, स्वदेशी कपड़ों का प्रचार प्रसार किया गया। तो ये जो बंगाल विभाजन हुआ था वो हमारे राष्ट्रवाद पर एक अप्रत्यक्ष रूप से प्रहार था, कुठाराघात था और हम लोगों को, हिंदू और मुसलमान को तोड़ने का एक प्रयास किया गया था। और इसमें जैसे पहला जो राज्य बना था उसको हम लोग पूर्वी बंग कहते हैं। पूर्वी बंग तथा आसाम को मिला करके, पूर्वी बंग तथा आसाम को मिला करके एक राज्य तैयार कर लिया गया और उसमें जनसंख्या जो थी वो 3 करोड़ 10 लाख थी। लगभग 3 करोड़ 10 लाख को, जैसे टोटल हमने बताया था कि 8 करोड़ से अधिक जनसंख्या थी बंगाल की, तो 8 करोड़ में से 3 करोड़ 10 लाख लोगों को अलग कर दिया गया और जो अलग राज्य बनाया गया उसका नाम था पूर्वी बंग तथा आसाम। तो पूर्वी बंग और आसाम में कुल संख्या कितनी थी? 3 करोड़ 10 लाख थी। इसमें 1 करोड़ 80 लाख मुस्लिम थे, 1 करोड़ 80 लाख मुस्लिम और 1 करोड़ 20 लाख ये हिंदू थे। और इसमें असम के साथ साथ जैसे किसको शामिल किया गया तो राजशाही एक क्षेत्र होता था मेमन सिंह, तो मेमन सिंह को इसमें शामिल कर लिया गया। राजशाही बोल सकते हैं, मेमन सिंह को शामिल किया गया, राजशाही को, ढाका को शामिल किया गया, चटगांव को शामिल किया गया। चटगांव जो पूर्वी बंगाल बना था उसमें राजशाही था, ढाका था, चटगांव, इन तीनों को मिला करके पूर्वी बंग नाम दे दिया गया और असम को भी मिला लिया गया और यहाँ पर एक नया गवर्नर नियुक्त कर दिया गया। और पूर्वी बंगाल का पहला जो गवर्नर था, पूर्वी बंगाल का प्रथम गवर्नर जो था वो बायफायल्डे फुल्लर था। तो अगर पूछा जाए कि पूर्वी बंगाल का पहला गवर्नर कौन था तो आप बताएंगे बायफायल्डे फुल्लर था। इसने एक स्टेटमेंट दिया था कि हिंदू और मुसलमान मेरी 2 पत्नियों की तरह हैं और जिनमें मुसलमान हमारी सबसे चहेती पत्नी है। अर्थात इसने हिंदू और मुसलमान को 2 पत्नियों की संज्ञा दी और मुस्लिम लोगों को इसने जो है चहेती पत्नी के नाम से उद्घोषित किया। और यही वजह है कि इसकी जो राजधानी बनाई गई थी वो ढाका बनाई गई थी और ढाका में मुस्लिम की संख्या सबसे अधिक थी। शुरुआत में ढाका के नवाब ने इसका विरोध किया लेकिन बाद में अंग्रेजों के समझाने पर इसका इन्होंने समर्थन कर दिया था। कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं कि यहाँ पर हिंदू और मुसलमान को बांटने का एक सफल प्रयास हुआ था और अगर मुसलमानों को थोड़ी सी सुविधा इनके द्वारा दिया जाता तो हिंदू और मुसलमान करने में इनको आसानी से सफलता मिल सकती थी।
तो इसका एक बड़ा परिणाम निकल करके आया कि इनको अलग से निर्वाचक मंडल दिया गया, मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। भारत पाकिस्तान का जो विभाजन है, इन सब की जड़ कहाँ से है, तो आप बताएंगे बंगाल विभाजन से। तो इन्होंने पहली बार डिवाइड एंड रूल का जो खेल खेला था, बांटो और राज करो की जो रणनीति थी, वो कहीं ना कहीं आप कह सकते यहीं से शुरुआत हुई है। और इसका जो प्रभाव रहा है वो बहुत ही गहरा रहा है और हमारे जड़ों को इन्होंने जड़ों पर प्रहार किया था, राष्ट्रवाद को कुचलने का प्रहार किया था, एकता अखंडता को कुचलने का प्रयास किया था। तो जो ये पूर्वी बंगाल बना था वो पूर्वी बंग नाम था और आसाम नाम था। इसके पहले जो गवर्नर थे बायफायल्डे फुल्लर थे। और शेष जो जैसे दूसरा जो था पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इन तीनों को अलग कर दिया गया था और इनमें लगभग संख्या जो थी वो 5 करोड़ के आसपास थी। 5 करोड़, तो 5 करोड़ में लगभग 4 करोड़ जो थे वो हिंदू थे और 90 लाख लगभग जो थे, 1 करोड़ 90 लाख ये मुस्लिम लोग थे। और इसमें देखिए बिहार में ज़्यादातर हिंदी भाषी लोग थे, हिंदी भाषी, और उड़ीसा में उड़िया भाषी लोग थे। तो विभाजन के अंदर भी इन्होंने विभाजन कर दिया था। एक तो धर्म के आधार पर हिंदू मुसलमान को बांट दिया और एक भाषा के आधार पर हिंदी भाषी को अलग कर दिया, उड़िया भाषी को अलग कर दिया और यहाँ पर बंगाली लोगों की संख्या कम कर दी गई। अर्थात इनका जो सबसे बड़ा खेल था, ये चाहते थे कि बंगाल में बंगालियों को सीमित कर दिया जाए, धर्म के आधार पर उसका विभाजन कर दिया जाए। और जिस दिन ये बंटवारा हुआ उस दिन अर्थात 16 अक्टूबर को जब इन्होंने बंटवारा किया, तो मैंने जैसा कि पहले ही बता दिया था कि इसको भारत में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। उस दिन पूरे बंगाल में कहीं खाना नहीं बना, लोगों ने एक दूसरे के हाथों में राखियां बांधी और गंगा जी में लोगों ने स्नान किया। विदेशी शिक्षा का बहिष्कार किया गया, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। मानचेस्टर के बहुत सारे कपड़े आए थे, तो मानचेस्टर के कपड़े को लोगों ने पहनने से मना कर दिया। लिवरपूल का नमक था, तो लिवरपूल के नमक का भी विरोध इन्होंने किया, इसके प्रयोग को करने से मना कर दिया। तो चाहे वो नमक हो, चाहे विदेशियों की शिक्षा हो, चाहे विदेशी अदालत हो, चाहे विदेशी विद्यालय हो, चाहे विदेशी वस्तु हो, इन सब को इन्होंने मना किया और विदेशी की जगह पर स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से स्वदेशी वस्तुओं को, स्वदेशी शिक्षा को, स्वदेशी लोगों को जोड़ने का यहाँ पर प्रयास किया गया था। और बंगाल में जो स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था, तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे बनारस अधिवेशन में, तो बनारस अधिवेशन में जो कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था 1905 की बात है और इसकी अध्यक्षता जो की गई थी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। तो इसमें बंगाल विभाजन का विरोध किया गया था और जब इन्होंने कहा था गोपाल कृष्ण गोखले ने कि अंग्रेजों ने एक निर्मम भूल की है और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने भी कहा था कि हमारे ऊपर ये वज्रघात है और वज्र के समान यहाँ पर इन्होंने आघात किया है। और सबसे बड़े जो नेता थे बंगाल विभाजन के, तो बंगाल विभाजन के सबसे बड़े जो लीडर थे उनका नाम था सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 50,000 कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था। तो पहली बार उस जमाने में सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो कि बड़े नेता थे, तो 50,000 लोगों को इकट्ठा करके संबोधित किया। आनंद मोहन बोस ने भी इनका सहयोग किया था। तो पहली बार ऐसा हुआ था कि 50-60 हज़ार लोगों की भीड़ इकट्ठा करके और अंग्रेजों पर दबाव बनाने का प्रयास किया गया था। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी बंगाल में आंदोलन कर रहे थे। महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा आंदोलन किया गया। और इसी समय जो है पंजाब में लाला लाजपत राय ने विरोध किया। लाला लाजपत राय ने इसका विरोध किया था। देखिए इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे अगर बंगाल में पूछा जाए तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं, महाराष्ट्र पूछा जाए तो बाल गंगाधर तिलक हैं
और पंजाब पूछा जाए तो लाला लाजपत राय है। और दिल्ली में कौन था, तो दिल्ली में जो थे वो सैयद रजा हैदर थे, इन्होंने विरोध किया था, सैयद रजा हैदर ने विरोध किया था। और मद्रास में जो विरोध किया गया था वो चिदम्बरम पिल्लई के द्वारा किया गया था, चिदम्बरम पिल्लई के द्वारा किया गया। लेकिन इसका सबसे बड़ा जो असर था वो आप बताएंगे बंगाल में था। तो देखिए ये पहला ऐसा आंदोलन है कि जिसने घर में रहने वाली महिलाओं को भी बाहर ला के खड़ा कर दिया। इसमें मजदूरों को भी शामिल किया गया, निम्न वर्ग ने भी इसमें भाग लिया, मध्यम वर्ग ने भी भाग लिया, उच्च वर्ग ने भी भाग लिया। बस इसमें दो लोग नहीं थे, एक तो बहुसंख्यक मुसलमान इसमें शामिल नहीं थे, अर्थात मुसलमानों की भागीदारी कम थी, इसलिए मुसलमान इसमें शामिल नहीं हुए थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि अगर हम अलग रहेंगे तो हमारा अंग्रेज ज़्यादा विकास करेंगे। उनके अपने निजी हित थे, जुड़े हुए थे, तो इसलिए बहुसंख्यक मुसलमान इसमें शामिल नहीं हुए थे। फिर भी दिल्ली से रजा हैदर ने इसका विरोध किया था। और किसान भी नहीं थे, तो इसमें किसान और बहुसंख्यक मुसलमान शामिल नहीं थे, तो मुसलमान और किसान इसमें शामिल नहीं थे। लेकिन इसमें निम्न वर्ग भी था, मध्यम वर्ग भी था, शिक्षित वर्ग भी था, जमींदार वर्ग भी था। और भारत का सही मायने में पहला जो राष्ट्रीय आंदोलन है वो आप बता सकते हैं स्वदेशी आंदोलन है। और स्वदेशी आंदोलन की वजह से 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी। बहुत सारे स्वदेशी विद्यालय खोले गए थे, कोलकाता नेशनल कॉलेज की भी स्थापना हुई थी, शांति निकेतन की स्थापना हुई थी। बहुत सारे साहित्यकारों ने कविताएं भी लिखी थी। और इसी समय बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम गीत लिखा था। तो स्वदेशी आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण गीत अगर पूछा जाए कौन सा था, तो वंदे मातरम था। इसी समय रविंद्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बांग्ला नामक गीत लिखा था। हमारा सोना बंगाल, अमार सोनार बांग्ला नामक गीत लिखा था, जो कालांतर में 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी बना, बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना था, राष्ट्रगान। और इसी समय पीसी राय ने स्वदेशी बंगाल केमिकल्स की स्थापना भी की थी। बंगाल केमिकल्स की स्थापना की गई। और इस समय अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारतीय चित्रकला का प्रचार प्रसार किया था, जो शुद्ध स्वदेशी था। और इसी समय 1913 में आपको पता होगा रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। तो कहने का मतलब है कविताओं के माध्यम से, गीतों के माध्यम से, साहित्यों के माध्यम से बंगाल की जनता को इस समय यहाँ पर जगाने का प्रयास किया गया था। और स्वदेशी आंदोलन का इतना बड़ा प्रभाव हुआ कि 1911 में ब्रिटिश सरकार बंगाल विभाजन को वापस लेने के लिए इन लोगों ने मजबूर किया था। और अगर पूछा जाए कि भारत में वास्तविक जागरण की शुरुआत कब हुई थी पहली बार, तो आप बताएंगे स्वदेशी आंदोलन के दौरान हुई थी। तो स्वदेशी आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जिसने स्वदेशी शिक्षा को आगे लेकर के जाने का प्रयास किया, स्वदेशी वस्तुओं पर भी कहीं न कहीं उसके उत्पादन क्षमता को बढ़ाने का प्रयास किया गया। कई सारे स्वदेशी उद्योगों की स्थापना भी की गई थी, हालांकि उसमें कुछ असफल रहे, कुछ सफल रहे। तो स्वदेशी बनाम विदेशी का मुद्दा पहली बार कब ये चला था, तो आप बताएंगे इस आंदोलन में चला था। तो विदेशी वस्तुओं का, विदेशी अदालतों का, विदेशी नौकरियों का, विदेशी उपाधियों का बहिष्कार पहली बार जो है इसी समय किया गया था। तो ये आपका जो हो गया ये स्वदेशी आंदोलन था।
ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही। जय हिंद।